परिवार वाह, तुम जुगाड़ वाह, बड़ी प्यारी किताब है ये, इनडोमिटेबल स्पिरिट। कलाम। भारत सरकार अगर इस आदमी को पूरी तरह से मान लेना तो 10 साल में, अरे बिल्कुल, इस आदमी का विजन ऐसा है ना, मैंने इतना कुछ सीखा है ना इस आदमी से, बहुत कुछ। मतलब इनकी किताब है विजन 2020 इकोनॉमी पे, अल्टीमेट किताब, अल्टीमेट। मतलब गिव मी अ चाइल्ड फॉर 7 years, आफ्टरवर्ड्स लेट द गॉड और द डेविल टेक द चाइल्ड, दे कैन नॉट चेंज द चाइल्ड। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का। गिव मी अ चाइल्ड फॉर 7 years, आफ्टरवर्ड्स let the god or the devil take the child, they cannot change the child। तुम्हारे साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम तैयार हुए खड़े हो, चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो मैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखा रहा हूं, अगर ये तुम्हें बचपन से सिखाई गई होती, तुम किसी कोचिंग नहीं जाते, जाते ही नहीं, तुम्हारा दिमाग अलाइव होता। तो एजुकेशन का मतलब देखो, एन एजुकेशन मॉडल फॉर द 21st century, गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा ये, नहीं तो कोई स्कोप नहीं हिंदुस्तान का। A good education model is the need of the hour to ensure that students grow to contribute towards the economic growth of the nation। मानी सी बात है, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, कुछ कंट्रीब्यूशन करने की स्थिति में ही नहीं है, उस पढ़ाई का क्या फायदा? तुम कोई सामान 10 रुपए का लेकर आए, 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो तुम्हारे घर में यूज नहीं है, उस सामान का क्या फायदा? तो एजुकेशन होनी कैसी चाहिए? द एंटायर एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी बेस्ड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, comprising 5 components, 5 चीजें उसमें होनी चाहिए। रिसर्च एंड इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कैपेसिटी टू यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मॉरल लीडरशिप। ये 5 चीजें होनी चाहिए। ये जो पढ़े लिखे लोग टहल रहे, कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, तुम करोगे क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस आदमी को मानना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, उसको जरूर पढ़ो। किताब ही, नाम ही इतना प्यारा, इग्नाइटेड माइंड्स, मन को जिंदा करो। इस किताब का मतलब यही है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मन को जिंदा करो। और पढ़ाने जा रहा हूं जिंदा मन के आदमी को, देखना कि उस आदमी के जिंदा मन ने क्या क्या किया। बक्सर का युद्ध हो गया 1764, कहां से शॉर्ट नोट तैयार करोगे उस पर? बीएल ग्रोवर से। 1764 बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, शॉर्ट नोट कहां से तैयार करोगे? बीएल ग्रोवर। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इसमें एक लाइन लिख लो, उस लाइन के हिसाब से तुम्हें नोट्स बनाना है, ठीक है? लाइन लिखो, द अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लिश बाय द बैटल ऑफ प्लासी, द अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लिश बाय द बैटल ऑफ प्लासी, अचीवमेंट, इस वर्ड को इनबॉक्स करो, द अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लिश बाय द बैटल ऑफ प्लासी was confirmed by बैटल ऑफ बक्सर। अब कंफर्म्ड वर्ड को भी इनबॉक्स करो।
द अचीवमेंट्स ऑफ इंग्लिश बाय द बैटल ऑफ प्लासी वॉज कंफर्म्ड बाय प्लासी से जो अचीवमेंट हुई थी उसको कंफर्मेशन किसने दी? बक्सर ने। बस इसी लाइन को नोट्स बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगा लो। कैसे? आंसर कहां दिया हुआ है? पीएल ग्रोवर में। मैंने बता दिया बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ, पिछली क्लास में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। इस पूरी लाइन को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 3 लोग हारे, एक आदमी नहीं हारा, 3। एक तो मुगल बादशाह शाह आलम हारे, मीर कासिम बंगाल के नवाब, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब। 3 लोग हारे, 3। एक आदमी नहीं हारा। इस बैटल में 3 लोग हारे। एक मुगल बादशाह, भले ही वो मरा हुआ था लेकिन कहने को तो था। मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मीर कासिम बंगाल का। मैंने तुमसे कहा ना, इग्नाइटेड माइंड्स, जिंदा दिमाग। जो आदमी जो खेल शुरू करता है ना, उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है। ये तुम्हारा स्क्रीन है। जब तुम रात में सपना देखते हो तो यहां मूवी चलती है कि नहीं? तो मूवी तो स्क्रीन पे ही चलेगी ना। ये स्क्रीन है कि नहीं? जब तुम रात में सपना देख रहे हो तो पूरी मूवी चलती है। सपना नॉवेल की तरह थोड़ी कि कोई तुम्हारी आंख के सामने वो खड़ा होकर बोल रहा है कि देखो एक लड़की आ रही हो, पार्क में जा रही हो, तुम भी उसके पीछे जा रहे हो। बाकायदा पूरा सीन घटित होता है, ऐसा हो रहा है जैसे शूटिंग चल रही है, और तुम ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो कि सही है, और चिल्ला के उठ बैठते हो कि नहीं भैया हम नहीं थे, भैया हम नहीं थे। और मम्मी तुम्हारी भागती कि क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं। बीएल ग्रोवर कहाँ है हमारी? ऐसे जब तुम पढ़ते हो और यहां चित्र नहीं बनता तो वो बेकार है। मेरे इस फॉर्मूले को तुम फॉलो कर लो एक दिन में, लेकिन नहीं बनेगा, टाइम लगेगा उसमें, और बड़ी मेहनत लगेगी, बहुत दर्द होगा। तुम जो पढ़ते हो अगर उसका फोटो यहां नहीं बनती, तो तुम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हो और यहां पीछे वॉर नहीं चल रहा, घोड़े दौड़ रहे, तलवारबाजी हो रही है, इसका अंदर तुम इन्वॉल्व नहीं हो, तभी तो तुम नोट्स बनाते हो, फिर पूछते हो सर 4 बार रीडिंग कर ले। मनोहर कहानियां में तो 4 बार रीडिंग नहीं करते। जब सत्य कथा पढ़ते हो, लखनऊ की कातिल हसीना, तब तो नहीं पढ़ते 4 बार, तब तो एक ही बार में पूरे पात्र के नाम और लड़की और फिर सब याद है तुम्हें, क्योंकि वहां जो पढ़ते हो यहां चित्र बन रहा है। तो जब एक किताब का चित्र बन सकता है तो दूसरे का नहीं बन सकता? बन सकता है। तो जिस दिन सत्य कथा हटाकर एनसीईआरटी का चित्र बनेगा, और जिस दिन एनसीईआरटी का चित्र हटा के लक्ष्मीकांत का बनेगा, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसका चित्र यहां बन रहा है वही हजम हो रहा है। नहीं, लेकिन ये सब दर्द वाली चीजें हैं, ये एक दिन में नहीं होगा। विजनरी जिसको बोलते हैं, विजनरी, सपना, एक कदम। कुछ लोग हर चीज कैलकुलेट करके चलते हैं। तुम्हारा जो ड्रीम है ना वो भी ऐसे ही है। आईएएस नहीं बने तो एसएससी दे देंगे, और वो भी नहीं बने तो अरे तो दौड़ लगा रहे हैं, दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मान लो तुम्हारा दरोगा में भी नहीं हुआ, अरे तो पापा औरैया में एक दुकान खरीद लिए हैं। तुमको विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प।
और जो लोग महत्वाकांक्षी है ना, उनके पास विकल्प नहीं होते। पहली बात तो सब होते ही नहीं, पहली बात तो सब होते ही नहीं। लेकिन आईएएस की तैयारी सबको करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखता है आदमी। कोई जरूरी नहीं कि आप आईएएस ही बनना, मैं तो बहुत लोगों से मिला। हमारी स्टूडेंट है मंजू सिंह दिलेर, अलीगढ़ से, हाथरस का नाम सुना होगा। उनके बाबा जी वहां से सांसद थे, अभी उनके पिताजी हैं राजवीर सिंह दिलेर, भाजपा के। उस लेडी ने पूरी कोचिंग वगैरह की, हिस्ट्री पढ़ा ऑप्शनल और जीएस और सब कुछ तैयारी किया। फिर मैंने कहा और एग्जाम कैसे था? मैंने एग्जाम देने थोड़ी आई थी सर, जो तो राजनीति करनी है। और मुझे सीखने को बहुत मिला अभी प्रेजेंट टाइम में। कुछ लोग बस जीते हैं, उनसे कुछ भी पूछ लो, कहीं भी ले जाओ, तैयार है तुम्हारे साथ। कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, कोई गोल ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है कि आज करना क्या है। अब 1764 में ये बंगाल जीत गए, अवध जीत गए और मुगल बादशाह को जीत गए। अब इनको समझ में नहीं आया कि करें क्या। विदेशी कंपनी व्यापार करने वाली और उसके पास दो दो राज्य का विजय, मुगल बादशाह गुलाम, और बंगाल आज का बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिला के बंगाल, कितना बड़ा प्रांत, और अवध और दिल्ली सब कब्जे में। बस एक चित्र बनाओ पीछे, विजुअलाइज करो, बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक का एरिया अंग्रेजों के अधीन। अब क्या करें? तो मीटिंग हुई, तो बोले साहब उस आदमी को बुलाओ साहब। बोले किसको? बोले रॉबर्ट क्लाइव को। बोले साहब ये सारा खेल उसी ने शुरू किया है, उसी को बुलाओ। और 1765 में 1765 क्लाइव अराइव्ड इन इंडिया एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, क्लर्क टू गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम टू गवर्नर ऑफ, वो भी हिंदुस्तान में। घर कहां है? इंग्लैंड। दिमाग, क्या दिमाग काम करता रहा होगा उस आदमी का, क्या सोचता रहा होगा वो आदमी। आज सुबह मैंने मोती झील पे देखा एक भाई साहब गुटखा खा के बैडमिंटन खेल रहे थे। कौन था मेरे साथ? तुम थे ना? हाँ। फिर थूकने आए, रुको रुको, फिर साट मारे। हमें यार, गुटखा खा के बैडमिंटन खेलोगे? हद है भाई, तो गुटखा खा के तुम बैडमिंटन खेलोगे? कानपुर में मिलिट्री रूल लगा दे 6 महीने के लिए, बहुत लोगों की जिंदगी बच जाएगी। नहीं, पहले पान लोग खाते थे, पान, पान औषधि भी है। पान का जो परवर्टेड रूप है, परवर्टेड मतलब विकृत, वो है गुटखा। चूना औषधि है, चूना मेडिसिन है, पान मेडिसिन है, सब मेडिसिन है। पान, आंवला, अदरक का सेवन 6 महीने आदमी करेगा ना, तो सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी उसकी।
सब मेडिसिन है, उसका विकृत रूप है गुटखा। ठीक है, नहीं मोबाइल में लेके आता ही नहीं। बोले क्लाइव को बुलाओ यार, एंड क्लाइव is called back as the governor of Robert Clive, 1765 to 1767। अब एक दिमाग शिराज का है, एक दिमाग मीर जाफर का है, एक दिमाग शुजाउद्दौला का है, और एक दिमाग शुजाउद्दौला, मीर जाफर, शाह आलम, ये सब राजा के घर से है, ये सामान्य घर से है। सामान्य घर से सामान्य, इसीलिए तो कहा जाता अकल बड़ी या भैंस। मुलायम सिंह सामान्य घर से है, भारत की राजनीति पर 50 साल तक दबदबा रहा उस आदमी का। लालू यादव सामान्य घर से हैं, राजनीतिक के रूप में इतिहास उनका मूल्यांकन कैसे करेगा वो अलग बातें हैं, है तो सामान्य घर से। मायावती जी सामान्य घर, अति सामान्य, अति सामान्य। कि फंस ना जाए। तो हम निकले एग्जाम देने जा रहे थे, वो आया था बेचारा मैच खेलने इलाहाबाद, तो बाहर वो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तो हम गए उनका पैर छू लिए। तो हम छू रहे हैं तो भाई हो तो तुम्हें भी छूना पड़ेगा, ये भी छू लिए। तो हमसे रास्ते में कहे कि आपका जो ड्रामा है ना, किसी का भी पैर छू लेंगे। खैर बात आई गई होगी। 2007 में ये गए बहन जी से मिलने, तो हम बाहर के गेट पे खड़े होकर देख रहे थे। हम तो एक तिवारी ड्राइवर था, तुमसे क्या आइए भैया, हमने कहा जाओ तुम जाओ। गए ऐसे साक्षात लेट गए उनके पैर पे। मतलब एक होता है ना कि आपने झुक के पैर छू लिया, लेट गए, दंडवत। हम वहां से निकले, हमको हंसी आई जा रही, हंसी, हम हंसे आ करके हंसी आ जा रहे। तिवारी ड्राइवर ने बोला कि क्या हुआ भैया, वो भी के अंदर देखने की देखें कुछ हुआ है क्या, भैया हंसे जा रहे। फिर ये निकले आधे घंटे बाद, उन्होंने कहा और पांडे जी, हाँ भैया। हमने कहा वाह यार तुम तो लेट गए एकदम, और उस दिन हमारे ऊपर बड़ा बिगड़ रहे थे। क्या भैया आदमी को समय के साथ बदल जाना चाहिए। मायावती जी की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, झुकोगे नहीं तो तोड़ दिए जाओगे, झुकाएंगे तुमको।
अच्छी बात है, ऐठन किस बात की है? सीएम है स्टेट की, राजनेता है, अचीवमेंट है उसकी। कोई मीटिंग वूटिंग नहीं करती, किसी से मिलती उलती है, तुमको सुनोगे नहीं किसी से मिलते हुए, वो अलग बिंदास रहती हैं। जाओ मीटिंग है, हटाओ मीटिंग वूटिंग, कुछ नहीं, हमारा वोट आएगा। 1765 में जब ये आदमी हिंदुस्तान पहुंचा, उसने ऐसे ऐसे कदम, पढ़ना मत, बस तुम देखो ये कर क्या रहा है, पढ़ तो तुम पहले भी थे किताब में। पहला कदम इसने उठाया, शान जबरदस्त, बाप रे बाप क्या कदम है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 लिखो, फर्स्ट स्टेप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तुम जो सोचते हो कि हम सामान्य घर से हैं, हमसे क्या होगा, सामान्य घर वाले ही कांड करते हैं, क्योंकि कांड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कहीं नहीं मिलती, वो कमोडिटी नहीं है। कांड करने के लिए जरूरत किसकी है? साहस की। कहां खरीदोगे? कांड करने के लिए जरूरत है किसकी? विजडम की, बिकती ही नहीं। ये जितने राजा महाराजा हैं ये खरीद के अपने बच्चों को चिप यहां लगवा देते, खत्म। स्पीकर है आदमी, उसको अगला आदमी कर रहा है ऑनरेबल स्पीकर मैडम। पता नहीं हमें नहीं कौन कहा, लेकिन किसी ने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैडम। नहीं नहीं, अरे सॉरी सॉरी, इतना बड़ा स्पीकर तुम्हारे सामने बैठा, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? नर है कि मादा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तुम। अब हम राजस्थान में कुंभकर्ण योजना, अबे कुंभकर्ण बता रहे कि कुंभकर्ण योजना नहीं है सर। एक भाई साहब भाषण दे रहे थे, कह रहे थे मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूं। पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, हम नाम तो जानते नहीं, हम ऐसे वीडियो देख लेते बस। कह रहा मोदी जी के साथ 2080 से है, आने तो दो। इतने बड़े बड़े लीडर हैं सब। वो चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं किस खानदान से, किस घर से, और दो लोगों ने मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि विजडम, साहस, सोच, ये सब बिकती नहीं। तुम नाहक में अपने आप को गरीब समझते हो। तुम सोचते हो मेरा जूता 20,000 का नहीं है इसलिए मैं गरीब हूं। तुम्हारा जूता 50 रुपए का है ना, चमड़े वाला, उसे मारने पे चमड़ा निकल आता है, शानदार जूता है वो। तुम सोच ही तो गलत रहे हो। तुम नाहक में इंफीरियरिटी लिए अपने अंदर बैठे हो, अननेसेसरी। ये बगल वाला लड़का कार से कोचिंग आता है, आने दे। आने दो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्या जबरदस्त कदम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अरे बाप, पढ़ना मत, देखो दिमाग किसको कहते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये शुजाउद्दौला ये जिंदा लोगों को नहीं यूज कर पाया, ये मरे हुए लोगों को यूज कर रहा है। और जिंदगी इसी चीज का खेल है, या तो तुम किसी को यूज करोगे या यूज होगे। अगर तुम दोनों नहीं होना चाहते हो तो हरिद्वार चले जाओ। नहीं, तुम्हारी चॉइस, हरिद्वार सही जगह है। इस जीवन में या तो तुम यूज करोगे और या यूज होगे। तुम आईएएस बन गए, तुम अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को हुक्म दोगे कि बच्चे आ रहे हैं लंदन से, देख लेना सुबह जी,
और वो मार्केटिंग कराते हैं हमारे बच्चों को। वो छोटा वाला बच्चा कुछ घड़ी बता रहा था 70-80 हजार की, अरे रे साहब वो हो जाए, कोई रे साहब, तुमको तुम्हारा बॉस फोन कर देगा, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कहाँ हो साहब, दिल में है आपके। अबे दिल में रहने की जरूरत, जो सिर्फ यूज हो रहा है वो फ्रस्ट्रेशन है। रिक्शा वाला वो किसी को यूज नहीं कर पा रहा है। बुद्ध ने कहा हम इस गेम में नहीं पड़ेंगे, ना हम यूज होंगे ना हम करेंगे, बोले निकलो यहां से। तो बुद्ध इस खेल से बाहर हो गए। सिद्धार्थ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ? 3 लोगों के साथ। पहला शाह आलम, शाह आलम के साथ। ये कौन है? मुगल एम्परर। दूसरा शुजाउद्दौला, तीसरा नजमुद्दौला। इस पे स्टार बना लो। मैं वो मुबारक और नजमुद में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो स्टार बना लो, चेक कर लेना। स्टार मतलब चेक करना। देखो जरा बेल गोबर है, देखो जरा नजम है या मुबारक है। 3 लोगों से समझौता किया, 3 लोगों से, शाह आलम से, शुजाउद्दौला से और बंगाल के नवाब से। पहला शाह आलम से। अब एक एक करके सबको डिफाइन कर लो, किससे क्या लिया इसने। शाह आलम मुगल एम्परर, practically he is not the boss of India. After 1739 Mughal emperor as a boss was over. So practically he is not the boss of India, but theoretically he is still the boss. लिखो, from 1739 मुगल एम्परर 1739 मतलब बैटल ऑफ करनाल। From 1739 Mughal emperor lost the practical status. From 1739 Mughal emperor lost the practical status of being the boss of India. Lost the practical status of being the boss of India, but theoretically सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उसकी हस्ती खत्म हो चुकी थी। थ्योरेटिकली सैद्धांतिक, बट थ्योरेटिकली ही वाज स्टिल द हेड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थ्योरेटिकली ही वाज स्टिल द हेड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तब भारत राष्ट्र नहीं था। ये लाइन क्लियर हुई कि 1739 के बाद से व्यवहारिक रूप से वो भारत का मुखिया नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो भारतीय उपमहाद्वीप का अभी भी प्रमुख था। उससे क्या लिया इस आदमी ने? उससे लिया दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। लिखो सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम हिम ही टुक द दीवानी राइट्स ऑफ दीवानी, ब्रैकेट में लिखो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार। फ्रॉम हिम ही टुक द राइट, नहीं लिख पा रहा हो तो ना लिखो, सिर्फ सुनो ही, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम हिम ही टुक द राइट टू कलेक्ट the revenue of बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बैठो आराम से, कोई बात नहीं लिख पा रहा, बैठो आराम से, लिख के लाए हो।
अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, तब तो तुम क्रांतिकारी हो। ठीक, सैद्धांतिक थ्योरेटिकली ही इज स्टिल द हेड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब तुम्हारे पापा रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन घर की सारी संपत्ति उन्हीं के नाम पे है। थ्योरेटिकली अब वो घर के लीडर नहीं है, अब तुम ही चलाते हो पूरा घर, किराया तुम लेते हो, पूरा बिजनेस तुम देखते हो, लेकिन पूरी संपत्ति उनके नाम पे है। और उन्होंने अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दी, तो लीगली तुम मुझ पे अब दावा नहीं कर सकते। कहने के लिए 18वीं सेंचुरी में क्षेत्रीय राजाओं ने अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी थी। बंगाल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, निजाम इंडिपेंडेंट हो गया, अवध इंडिपेंडेंट, ये सब कहने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन थ्योरेटिकली ये सब अभी किसके अधीन थे? मुगल के। कहने के लिए तुम्हारे पापा बुजुर्ग हो गए, अब वो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं देखते, अब वो रेंट कलेक्ट नहीं करते, वो सारा काम तुम करते हो, लेकिन अभी भी सारी संपत्ति उनके नाम पे है। तो अगर तुम ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारे दूसरे भाई दावा ठोक देंगे कि ये मालिक ही नहीं है। अगर दीवानी का अधिकार क्लाइव बंगाल के नवाब से लेता तो दूसरे लोग दावा ठोक देते कि ये मालिक ही नहीं है, मालिक तो कोई और है। तो इसने दीवानी राइट किससे लिया? मालिक से। यह है दिमाग कि कोई दूसरा दावा ना ठोक सके। यह बेचारा बेघर बंजारा अपने वजीर के डर से भाग रहा था, इसको पेंशन दे दिया। सिर्फ पेंशन ही नहीं दिया, सुरक्षा भी दिया और इलाहाबाद और काड़ा में बिठा दिया कि आप हमारी सुरक्षा में यहां बैठो। तो इसको सुरक्षा और पेंशन मिल गई और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। थर्ड पॉइंट, इन रिटर्न कंपनी गेव पेंशन एंड प्रोटेक्शन। अंडरलाइन करो दोनों वर्ड को। इन रिटर्न कंपनी गेव पेंशन एंड प्रोटेक्शन टू शाह आलम। In return, company gave pension and protection to Shah Alam, and he was given the shelter in. He was given the shelter in Allahabad. Shelter in Allahabad, along with काड़ा। शेल्टर इन इलाहाबाद अलॉन्ग विद काड़ा। तुम कानपुर से जब इलाहाबाद जाओगे ना तो काड़ा मानिकपुर रास्ते में पड़ता है। He was given shelter in Allahabad along with काड़ा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट। शाह आलम से क्यों लिया? क्योंकि थ्योरेटिकली वो मुखिया है, और अगर वो शाह आलम से लेगा तो कोई दूसरा उस पर। ठीक। दूसरा, शुजाउद्दौला ऑफ अवध। दूसरा ट्रीटी किया शुजाउद्दौला ऑफ अवध। शुजाउद्दौला पहला शाह आलम, दूसरा शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। अब कुछ लोग जो है ना इतना ताव में आ जाते हैं किसी चीज में, वो ताव ही उनको मार डालता है। तैयारी करने आए, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, सब मैगजीन, 400-500 किताब पहले दिन।
एक एक किताब खरीदना, एक एक। जब एक समझ में आ जाएगी तभी दूसरी खरीदना, वरना खरीदना ही मत, छोड़ देना तैयारी। हिस्ट्री क्लास चल रही है तो हिस्ट्री की किताबें खरीदना, और हिस्ट्री कोर्स खत्म होने के बाद अगर किताबें समझ में नहीं आ रही, छोड़ देना तैयारी, नहीं हो पाएगा तुमसे। क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे जाके पढ़ रहे हो, और फिर भी किताबें समझ में नहीं आ रही, तो पढ़ के करोगे क्या? तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अब घर पे जाके पढ़ रहे हो तो समझ में आ रही है, कनेक्ट हो रहा है ना, बस ठीक है। जब पॉलिटी का टीचर आएगा तो पॉलिटी की किताबें खरीदना, घबराना बिल्कुल मत। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं होता। शराब से खतरनाक चीज दूध है। शराब तो 30-40 साल में मारती है। बॉडी बहुत ताकतवर है ना, बहुत मजबूत, मतलब ब्रांडेड बॉडी बनाई गई है एप्पल की तरह, पटक दो उठाकर कुछ नहीं होगा। और शराब से ज्यादा खतरनाक दूध है। हमारे एक मित्र ने कहा हमसे कि तुम 2 बोतल शराब नहीं पी सकते। हमने कहा हम तो पी ले 3, लेकिन तुम 2 गिलास दूध नहीं पी सकते। है ना रे, कैसी बातें कर रहे हो? हमने कहा लग गई 10-10 हजार रुपए की। ये दूध नहीं जो पैकेट में आता है, ये तो ऐसे पेड़ ओड़ से निकाल के दे देते हैं, पॉलीथीन वॉलीथीन क्रश करके वाइट वाइट निकाल के दे देते, सप्लाई लो दूध पी लो। हाँ, ये सब दूध नहीं है। दूध जो गांव में भैंस का निकाला जा रहा है, और बाल्टी से ही पकड़ना है, जमीन पे रखना नहीं है उसको, और लगा के पी जाना है। ये मैगी खाई हुई जनरेशन। हाँ, हर कॉर्नर पर देखो मैगी स्टोर लगा हुआ है। तुम सत्तू खाओ यार, तुम्हें अगर इमीडिएटली खाना खाना है, तुम सत्तू ले आओ, बड़ी हेल्दी चीज है, उसको बनाने में तो टाइम ही नहीं लगता। जौ का सत्तू, चने का सत्तू सब मार्केट में मिलता है, लेकिन मैगी मत खाओ। सत्तू रखो पास में, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, बनाया, मार दिया 1 गिलास सत्तू, उठा के कुर्सी पटक दी, मेज पटक दिया, ताकत। अरे भैया, पहले लोग जब कहीं जाते थे ना तो अपने सत्तू बांध के जाते थे। और चना और घोड़े का बहुत पुराना संबंध है, इसके बारे में कहावत है, खाओ चना रहो बना। और अखुआ तो और क्रांतिकारी, वो जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट अंकुरित, इसलिए हॉर्स पावर में सारे इंजन नापे जाते हैं। और घोड़ा कभी बैठता नहीं, पूरे जीवन खड़े होकर ही सोता है, बैठ गया तो गोली मार दी। और चना छोड़ के कुछ खाता नहीं। ऐसा नहीं कि आज से तुम चना ही खाना शुरू कर दो, तुम आईएएस बनने आए हो, घोड़े बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कभी कभी क्या होता है ना, तुम यार एक बात पकड़ लेते हो, वही लेके चले आते हो कि आज से सिर्फ चना खाना है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हें भूख लगती, पढ़ते पढ़ते तुम बाहर निकलते हो मैगी खाने के लिए, वो भी खा लो कभी कभी, महीने में 1 दिन खा लो, डेली मत खाओ। सत्तू रखो घर में, पेस्ट बना के खा लो, ड्रिंक बना के पी लो, एनर्जी देगा ना। हेल्थ बनाएगा। ठंडक में मत पीना जौ का सत्तू, नुकसान करेगा तुमको, ठंडा बहुत होता है। ठंडे में चने का सत्तू, गर्मी में जौ का। इंडियन मार्केट बढ़ेगी, इंडिया के लोग 4 पैसा कमाएंगे, हेल्थ तुम्हारी बनी रहेगी, मेहनत कुछ करना नहीं है। अगर तुम खुद से खाना बनाते हो तो दलिया एक टाइम दलिया बनाया करो।
रेडीमेड फूड है, 5 मिनट बनता है, सारा आलू गोभी प्याज टमाटर सब एक में डाल के बंद कर दिया उठा के। 2 सीटी मारी यार, टेस्टी घी डाल लो उसमें, और टेस्ट लाना थोड़ा पेट्रोल मिला लो। कुछ लोगों को टेस्ट बहुत चाहिए होता है ना, मजा नहीं आ रहा जो है। उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो। तो ये कहानी यहां क्यों सुना रहे हो? देखो ये कहानी यहां क्यों सुनाया, अवध भी उसके कब्जे में। अब वो चाहता तो अवध को भी हजम कर लेता, लेकिन दिमाग लगाया उसने। ये देखो इसका डायग्राम यहां नीचे तुम्हें बनाना, मैं यहां बना रहा हूं, वहां स्पेस नहीं है, तुम उसके नीचे बनाओ। और इंडिया का जैसा मैप लगना चाहिए, टेरिटरी बढ़ जानी चाहिए, घटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब ऐसा बनाओ कि चाइना वाइना का एरिया अंदर में आ जाए, ऐसा ना घटा दो। कुछ लोग जो है मल न्यूट्रिश डायग्राम बना देते हैं। जब उल्टा सीधा बना ही रहे हो तो थोड़ा फैल के बनाओ कि ईरान का भी हिस्सा आ रहा दिखाई पड़ रहा है। अब ये है अवध, ये यहां पे है अवध, बनाओ डायग्राम वहां नीचे अवध। कौन सा साल है? 1765। कौन सा ईयर है? और मैंने तुम्हें आई हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर इन हिस्ट्री। अब ईयर है 1765। अब कलेक्ट करो 1765। कौन अंदर घुस रहा उस वक्त? अफगानी। अफगानी आ रहे अंदर लूटने के लिए लगातार। नादिर शाह हैज गिवन द मैसेज टू अफगानीज कि द बॉस ऑफ इंडिया इज डेड। जब भी पैसे कम पड़े, जब भी धन की जरूरत पड़े, बेटी की शादी करना है, लैपटॉप खरीदना है, निकल के जाओ, ले आया करो पैसा। बोले कोई है नहीं दिल्ली में, कोई है नहीं। ये बोले यहां खाली पड़ा हुआ है दिल्ली, और दिल्ली से सटा हुआ भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पंजाब। एक तरफ तो अफगानी लगातार अंदर घुस रहे थे, और दूसरी तरफ मराठा। ये दो शक्तियां बड़ी एक्टिव थी 1760s में। ये है दिल्ली, ये है अवध, और ये है क्लाइव की अचीवमेंट, बंगाल, बिहार और ओडिशा। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये उसकी अचीवमेंट है। ये बंगाल, और ये उसकी अचीवमेंट इन्फेंट है, इन्फेंट नवजात अवस्था में है। इन्फेंट। और बच्चा पैदा हुआ पहले दिन खड़ा कर दोगे तो उसकी हड्डी सब टेढ़ी हो जाएगी। उसको 6 महीने लगता है उलटने पलटने में, और 1 साल लगता है खड़े होकर चलने में। ये जो आज तुम अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोल देते हो ना, ये जो खड़े हो आज, उसी की बदौलत खड़े हो। डाबर लाल तेल और डाबर जन्म गुट्टी। अजय लड़का सुबह फोन किया, कहा 50,000 रुपया फीस है, तो सब सही से पढ़ाएंगे? हम कहा तुमको नींद आती है? कहा सर ठीक से तो नहीं आती। हमने कहा हराम की है ना, इसलिए। इस देश में कुछ चीजों के दाम सिर्फ इसलिए बढ़ाए जाते हैं जिससे लोगों को लगे कि अच्छा होगा। ये डायग्राम देखो। अब उसने क्या किया, अवध को फ्रेंड कम डिपेंडेंट बना लिया। लिखो नीचे, फ्रेंड कम डिपेंडेंट। मतलब इसको ऐसे इनबॉक्स करके स्टार बनाओ। फ्रेंड कम डिपेंडेंट, मित्र कम अधीन। मित्र नहीं बनाया सिर्फ,
निर्भर कर लिया कि अगर मराठा और अफगानी में से कोई भी बंगाल की तरफ बढ़ेगा तो अवध बफर का काम करेगा। पहला टेम्परेचर कौन झेलेगा? अवध। लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो। इन केस अफगानीज एंड मराठास मूव्ड टुवर्ड्स बंगाल, इन केस Afghani and Marathas move towards Bengal, Awadh will act as a buffer. Duffer नहीं, BUFFER. In case Afghani and Marathas will move towards Bengal, Awadh will act as a buffer. और बोला तुमको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो बताना। अपनी एक सहायक सेना रख दी, सब्सिडियरी सेना का, इस सेना का पैसा तुम दोगे? हाँ बोले ठीक है। और ये 1765 से 1856 सबसे ओबीडियंट सेवक रहे ये, कभी अंग्रेजों को किसी बात का विरोध नहीं किया। और जब पूरे भारत पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया तब इन लोग की तरफ पलटे। ये क्या? बोले मालिक आप ही लोग बैठाए। बोले निकल लो। फाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध कथक करता था वो, 13-13, 14-14 घंटे, 14 घंटे कथक। राजा हो, आधे घंटे डांस देख लो। इसीलिए तो राजा के दरबार में सब लोग होते हैं, डांसर होता है, म्यूजिशियन होता है। स्ट्रेस है ना, चैलेंज है। सुबह से शाम तक खबर आ रही, सर बंगाल पर हमला होने की तैयारी, अच्छा आतंकवादी सक्रिय है। राजा का जीवन बहुत चुनौती भरा जीवन है। सबसे अच्छा जीवन है चपरासी का। चपरासी कोई चुनौती नहीं, डीएम ऑफिस के बाहर बैठा है दिन भर, जो भी डीएम से मिलना है 500 रुपया पकड़ा दिया। साहब है? हाँ है। वो लैपटॉप देख रहे हैं। किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना, उसके चपरासी को पकड़ लो, सब बता देगा, उसकी चॉइस बता देगा, उसकी जरूरतें बता देगा। हर चीज का चैनल है ना, कोई टेंशन नहीं। 500 रुपया, 10 लोग मिलने आ गए, 5,000 रुपया हो गया एक दिन में, 1.5 लाख रुपए महीना, 50,000 सैलरी गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख। मारुति स्विफ्ट रखा हुआ है, 3 बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे बीवी लिपस्टिक आईलाइनर लगाए, क्या अल्लाह कोई चिंता ही नहीं। डीएम की हालत खराब है। 15 लड़के ग्रीन पार्क से लेकर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ जा रहे हैं। सर वो जॉगिंग कर रहे हैं सर। जॉगिंग करना, कहीं आग लग गई तो एसपी सोते थोड़ी है बेचारे, सो ही नहीं पाते ये लोग। वो भी कानपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, यूपी जैसे प्रदेश में। पता नहीं कब सीएम फोन कर दे, यार वो हमारे पास जो शेर का बच्चा है उसके लिए दूध खत्म हो गया, आ ला रहे साहब। तुम भगवान के आशीर्वाद से आईएएस बनो तो तुमको हमारा चेहरा बहुत याद आएगा कि यार बहुत सही कह रहा था मास्टर, तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। ये जब तक तुम कोई काम करते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका अंदाजा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या पूछ ले, और आजकल के तो और खतरनाक है। इसको बोलते हैं दिमाग। यहां लिखो फ्रेंड कम डिपेंडेंट, लिखो बीएल ग्रोवर, सारे पॉइंट वहां से नोट करो। क्या समझौता हुआ था सब नोट करना है, बीएल ग्रोवर ऐसा नहीं छोड़ना है, और समझौता के सारे पॉइंट नोट करने हैं। बीएल ग्रोवर
बीएल ग्रोवर, हिंदी में भी बीएल ग्रोवर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। किताब और टीचर कभी बुरे नहीं होते, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। कुछ टीचर बहुत सरल होते हैं, सबका अप्रोच है ना, सब बुद्ध बड़े सरल हैं, महावीर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड आदमी है, नानक सरल आदमी है, कबीर थोड़ा सा है स्ट्रिक्ट, कट्टरवादी, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, थोड़ा सा है एग्रेसिव। हिंदुओं को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा वयो खुदाए। हिंदू मुसलमान दोनों चुप हैं, कहते हैं कि पैदा हुए थे इनकी अम्मा छोड़ के चली गई, तब से फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। और आदमी बैठा कहाँ हुआ? बनारस में। बनारस ब्राह्मणवाद का केंद्र है। इस देश में उदारवादिता देखो, इस देश के लोगों की उदारवादिता देखो। जीसस ने कहा था मैं भगवान का बेटा हूं, क्रूसीफाई कर दिया। भगवान के बेटे हो तुम? या हर साल कोई कह देता मैं भगवान हूं, पब्लिक कुछ कहती ही नहीं, मजा लेती। और भगवान जी चक्र नहीं लाए अब की बात? अच्छा जैकेट में रखे हो। वो पांडा साहब थे ना, पुलिस अधिकारी, जो राधा बन गए थे, 6-7 साल पहले की बात है। वो राधा बन गए थे कि मैं राधा हूं, तो सीतापुर के एसडीएम ने कहा मैं कृष्ण हूं। तो मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, बोले यार सारे समस्या सॉल्व हो गई, दोनों को मिला तो कहानी खत्म। इसीलिए हम पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं। मीर जाफर दिमाग नहीं लगा पाया, शुजाउद्दौला दिमाग नहीं लगा पाया, सब राजा घर में पैदा हुए। वो कंपनी का अधिकारी तीसरा समझौता उसने किया नजमुद्दौला से, नजमुद्दौला से। नजमुद्दौला, हाँ नजमुद्दौला, इससे समझौता किया। तीसरा, और इससे लिया कौन सी राइट? दीवानी लिया शाह आलम से, इससे फौजदारी राइट। फौजदारी, लॉ एंड ऑर्डर। बट बोला तुम गद्दी पे बैठो, हमें कोई एतराज नहीं, यह अधिकार हमें दे दो। तो दीवानी शाह आलम से, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, फौजदारी द राइट टू एडमिनिस्टर फ्रॉम शाहजौद्दौला। अब कंपनी को कुछ पता नहीं भारत के बारे में, बंगाल के बारे में। कंपनी विदेशी है, कंपनी के लोग विदेशी हैं, भारत की संस्कृति नहीं पता, भारत की राजनीति नहीं पता, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पता, चलाएंगे कैसे? तो इसने एक काम किया। अब बंगाल का दीवान कौन? 1765 में कंपनी निजामत, निजामत फौजदारी मत लिखो, निजामत लिखो। निजामत राइट्स, राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, निजामत राइट्स, राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1765, who's the Diwan of Bengal? Company, EIC. Who's the Nizam of Bengal? Company. रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास? कंपनी के पास।
प्रशासन करने का अधिकार किसके पास? कंपनी के पास। बट कंपनी इज अ फॉरेनर। कंपनी इज अ, they are unaware about Indian political system, economic system, social system। और बिना जाने किसी चीज में कूद जाओगे तो सुसाइड ही है, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु, अर्जुन, दुर्योधन, ये पात्र जो है ना, ये आपके लिए शिक्षा है। दुर्योधन जिद्दी, सुनना ही नहीं किसी की, किसी की तो सुनो यार। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स हैं कि तुम इनमें से देख लो किस में खड़े हो। सुनना ही नहीं। अभिमन्यु आधा जानकारी लेके घुस गया, लौटा ही नहीं। अर्जुन, उसके पास हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का परमानेंट शिकार रहता, हर ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम नहीं हो तो भगवान ने सीधा हाथ तुम्हारे सर पे रखा है। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है। किसका? द्वंद का। द्वंद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद। हर इंसान द्वंद का शिकार रहता, हर इंसान। और छोटी छोटी जगहों पे, तुम गाड़ी खरीदने गए स्कॉर्पियो, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहां मिल गया, और तुम व्हाइट रंग की लेने गए थे, मिल गया वो, व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो ले रहे हो, व्हाइट कलर साला कफन का कलर है यार, तुम भी व्हाइट कलर का ले रहे हो, ब्लैक कलर का ले रहे हो, और पीछे लिखा हो महाकाल। अब तुम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, यार सही तो कह रहा है, मिर्जापुर में कालीन भैया भी काली रंग की वो रखे हुए हैं। इसीलिए इस देश ने गुरु को बड़ा महत्व दिया कि जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो कि क्या करे सर, ये करो, बस डन। तुम अगर जीवन में द्वंद से बाहर आ जाओ, ,95% लोगों को द्वंद खाया जाता है। ऑप्शनल क्या रखें? ऑप्शनल तुम जर्मन रख लो। अरे सर, और एक दिन पूछे तो ठीक है, पिछले 6 महीने से पूछ रहे हैं। सोशलॉजी सोचे थे, लेकिन बबलू भैया को नंबर ही नहीं मिल रहा, 4 बार से दे रहे हैं। बबलू भैया यूपीएससी के एम्बेसडर हैं। सर हम सोचते हैं दिल्ली में कि लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं सर, तो हम उनसे compete कर पाएंगे? यही बात अगर टीना दाबी सोच ली होती। टीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने, 21 साल में फर्स्ट रैंक। उसके सामने भी तो भीष्म पितामह थे, उसके सामने भी तो राजेंद्र नगर में पाषाण काल से पड़े हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टोन एज से, मार दी फर्स्ट रैंक। तुम अपना देखो ना भाई, ये मजा लेता है तुमसे, तुमसे बाहर कोई मजा नहीं लेता, यही लेता है। ऐसे एक विचार फेंक देता धीरे से, ये ले, मान लो यूपीएससी बंद हो गई 5 साल बाद, तब पढ़ाई छोड़ के सब काम करना है। तो फिर इसने क्या किया, क्लाइव ने, अब देखो कितना व्यवहारिक कदम उठा रहा है, ये जानता है हमें कुछ नहीं पता यहां के बारे में, तो इसने डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया, शिताब रॉय। शिताब रॉय डेप्यूटी दीवान, शिताब रॉय।
कि हमें तो कुछ पता नहीं, तो जिसको पता है उसको अपॉइंट करो ना। दीवान कौन? कंपनी। शिताब रॉय कौन? और रजा खान डेप्यूटी नाजिम। हाँ, शिताब रॉय कौन? डेप्यूटी दीवान। और रजा खान कौन? नाजिम। नाजिम, डेप्यूटी नाजिम। रजा खान डेप्यूटी नाजिम। ठीक, नाजिम। नाजिम हमने निजाम लिख दिया है सर। नाजिम, नाजिम लिखो, नाजिम। नाजिम, डेप्यूटी नाजिम। ये था उसका पहला कदम। एक तीर से कितने शिकार? 3। एक तीर से 3 शिकार। शहंशाह को क्या बनाया? गुलाम। अवध को क्या बनाया? सेवक। और बंगाल को बनाया चौकीदार। कि तुम सिर्फ चौकीदारी करो, मालिक हम हैं। लिख लो, 3 शॉट्स बाय अ सिंगल एरो। एक तीर से 3 निशाना। 3 शॉट्स बाय अ सिंगल एरो। ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ट्रायंगल। एक तीर से 3 निशाना। फिर ऊपर लिखो शाह आलम, बगल में इक्वल करके लिखो गुलाम। एक तीर से 3 निशाना। तुम्हारी तीरें टूट जाती है। शाह आलम मुगल बादशाह को बनाया गुलाम, स्लेव। शुजाउद्दौला को बनाया क्या? सेवक, सर्वेंट। और नजमुद्दौला को बनाया चौकीदार। ए चौकीदार बोला कि जिम्मेदार बा। नजमुद्दौला को बनाया चौकीदार। देखो, इसको बोलते हैं विजडम, दिमाग। नाजिम है बेटा, नाजिम। नाजिम मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन करने वाला। पहला पॉइंट क्लियर? तभी डायरेक्टरों ने कहा था कि उसी को बुलाओ, वो खेल को समझता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बड़े नॉलेजेबल होते हैं। अभी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हिस्ट्री का आ जाए, वो तुम लोग को इतना पढ़ा दे कि तुम कोमा में चले आओ। लेकिन पढ़ाना नहीं है, यहां जिताना है। ये वॉर है। इसीलिए सिविल सर्विस की फील्ड में, कोचिंग की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक से एक नॉलेजेबल प्रोफेसर है हिंदुस्तान में, पर सफल कोई नहीं हुआ। माजिद हुसैन सर कितना बड़ा नाम है ज्योग्राफी में, था। 30-30 किताबें उनकी बाजार में, सब उन्हीं की किताब से पढ़ाते। लेकिन माजिद हुसैन सर का कभी 100 से बड़ा बैच नहीं बना, और उनके स्टूडेंट का 2000 का बैच, 2500 का बैच। ये सीखना था, ये कि किसी व्यक्ति को, तुम तो होते तो शाह आलम को भगा देते, ये मरा हुआ आदमी, भगाओ इसको। उसने यूज किया शाह आलम को। तुम होते कहते अवध पे भी कब्जा कर लो ना,
नहीं किया उसने, क्योंकि उसे पता है कि बंगाल अभी क्या है, शैशव अवस्था में, इन्फेंट है, उतना ही खाओ जितना हजम कर सकते हो। एक आदमी ने तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट हुए, तो उस आदमी से पूछे क्या चाहते हो? कहा बाबूजी खेत चाहते हैं। कहा जाओ आज सूरज ढलने तक जितना इलाका तुम कवर कर लोगे वो सब तुम्हारा। वो चलता रहा दिन भर, जब सूरज ढलने लगा तो बोले जितना कवर करके लौट आओगे उतना तुम्हारा। अब यहां से इटावा चले गए सूरज ढलने तक, अब लौटे कैसे? रनिया चले जाके लौट आते, कुछ तो मिलता। है अपनी परिस्थिति को समझना, यह विवेक है। अकबर ने राजपूताना पे कब्जा नहीं किया सीधा, क्यों फालतू में आग में हाथ डालना? समझदार आदमी है वो, जानता है ये राजस्थान के राजपूत लड़ाई इनका शौक है, गेम। करवा चौथ का जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का है। 2-3 इलाके बड़े खतरनाक है, एक तुम्हारा ये कानपुर बुंदेलखंड से सटा हुआ है, करवी, जालौन, बांदा, अतर्रा, ये चंबल का इलाका है, पान सिंह तोमर का। यहां का आदमी बात कम करता है, अब तो बहुत सारी चीजें सुधर गई, इसीलिए आज तक कोई आईएएस की कोचिंग यहां सफल नहीं हुई। यहां का लड़का मिलिट्री का दूध घी पी के मिलिट्री की तैयारी करेगा, आईएएस की करेगा। आईएएस की कोचिंग सफल हुई इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद गंगा के किनारे है। जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, साग वाग खाए दुबले पतले लोग पढ़ने वाले। यहां का लड़का तुम देखो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाग रहा है, शॉर्ट आउट पहनकर रात में भाग रहा है। कहां भर्ती आने वाली है। ज्योग्राफी का बहुत असर होता है ना, ज्योग्राफी का। कानपुर में सिविल की कोचिंग कोई चला नहीं पाया, अब अफगानिस्तान में तुम जाके आईएएस की कोचिंग खोल लो। AK-47 लेके स्टूडेंट बैठा हुआ है, गुरुजी कहा बोले थे? नहीं नहीं भैया हम तो कुछ बोले ही नहीं। राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना, भावना। इसलिए राजा बनने के लिए विवेक को विकसित करना पड़ता है। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता। मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। तभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भयानक होए। क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था, बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है।
हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे हैं। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? कोई कलाम बनता हुआ दिखाई पड़ा? सब इतने मेमेज आ रहे हैं, सब पुष्पा बन रहे, पुष्पा भाऊ झुके। अरे इतना मार खाओगे ना। कितना फैसिनेशन है बदमाशी को लेकर इस देश में। ये था उसका पहला कदम, ट्रीटी ऑफ। दूसरा कदम, सेकंड स्टेप, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो? सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में। कह रहे डिस्टर्ब है साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी सी कहानियां तुम्हारे बारे में उड़ाई, मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है। तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया। मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में, और जिन्होंने मुझे देखा है, जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लगे गाना गाने। तो लोग हमसे पूछ रहे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है।
नीम औषधि है। आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार हम यार पागल है, पेड़ पेड़ पे जल चढ़ाते। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है। शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, 1 लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे, खाने की चीज है, तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले अब तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब दूंगा हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी हैं। केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे? मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की। पागल हो गलो, ये कौन सी खुशी मना रहे हो तुम? कह रहे एंजॉइंग, पागल हो, एंजॉइंग। पत्थर उत्तर रखो घर में, तो एक मारा निकाल के मारा खींचेगी। उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। पता नहीं कौन कह दिया। यह है देखकर सीखना। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दीवानी किसके पास? कंपनी के पास। निजामत किसके पास? कंपनी के पास। पर बंगाल की गद्दी पे कौन? नजमुद्दौला। दीवानी किसके पास? कंपनी के पास। निजामत किसके पास? कंपनी के पास। पर गद्दी पे कौन बैठा हुआ? नजमुद्दौला। दिस अरेंजमेंट वॉज कॉल्ड एज ड्यूअल गवर्नमेंट। ऑल द राइट्स विद कंपनी। पूरा लाइन लिखो, ऑल द राइट्स विद कंपनी, ड्यूटी विद नवाब। ऑल द राइट्स विद कंपनी, ड्यूटी विद, ये डायग्राम बनाओ। दीवानी कंपनी के पास, निजामत कंपनी के पास। ठीक। बंगाल की गद्दी पे कौन? नवाब नजमुद्दौला। सारे अधिकार किसके पास? कंपनी के पास। कर्तव्य किसके पास? नवाब के पास। और ये व्यवस्था को कहा गया ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कब तक चली? 1765 से 1772, 7 साल, 7 years। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है,
अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू की। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी, वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर है उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। विदेशी थे, विदेशी, एक तो व्यापारी थे। पहली बार चिल्ला के बताया, तुम सुन ही नहीं पाए। अब धीरे बोलेंगे तो कंसंट्रेट होकर सुनो, कह रहा मास्टर। ये व्यापारी थे और विदेशी थे, यहाँ की इकोनॉमी पॉलिटी कुछ जानते ही नहीं, तो कैसे सीधे अपने हाथ में ले ले हैं? जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिन ला कैसे खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया, ये ले। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसके, कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक मां जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी, और 6 महीने तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बिल्लियां उठा ले जाती हैं। बिल्ली को ह्यूमन बच्चे की बहुत तलाश रहती है, खा लेती हो। तभी तो बिल्ली को मारने के, इसलिए अब बिल्ली अगर किसी बच्चा खा जाएगी तो बिल्ली को लोग मार डालेंगे। और बिल्ली इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूहे को खाती है, चूहा फसलों को खाता है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर तुम सारी बिल्ली लाके की मार डालोगे गुस्से में, तो चूहे बढ़ जाएंगे।
फसल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में बिल्ली मारने के बदले सोने की बिल्ली दान देने का वो है। परिवार में लोग कहते हैं कि बिल्ली मत मारना, नहीं तो सोने की बिल्ली देना पड़ेगा। उसकी वजह यही थी कि बिल्ली इन्फेंट के तलाश में रहती है, इसीलिए बहुत सारे घरों में बिल्ली नहीं पालते लोग। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। 7 साल कंपनी की अचीवमेंट पर्दे में किसी को पता ही नहीं चला। इससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तुमने? इसने कहा मुझे डर था कि भारत के राजा कहीं फेडरेशन न बना ले, संघ, कहीं उनको हमारी उपलब्धि पता चले तो एकजुट न हो जाएं। प्रिकॉशन। क्यों किया उसने? प्रिकॉशन। लिखो, प्रिकॉशन। पहला प्रिकॉशन किससे? भारत के राजाओं से, कि उन्हें पता चले और वो संघ बना ले हमारे खिलाफ, तो ये बच्चा कैसे लड़ेगा? लड़ ही नहीं पाएगा। अब तुम गांव में बता दिए हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया, तुम अपने घर में गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पटीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए, कहिए दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी। उसके भाइयों को मारे भी सब, वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो, ये देखो यहां से सीखो, यही तो सिखा रहा है। तो उसने कहा मुझे पहला शक था कि भारत के राजा संघ बना लेंगे, और दूसरा उसने कहा कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये हमारे खिलाफ हो जाएंगी। यूरोपियन कंपनीज, अगर फ्रांस को पता चलेगा, फ्रेंच कंपनी को, पोर्चुगीज कंपनी को, डच कंपनी को, कि हमने टेरिटरी इतनी बड़ी कब्जा कर ली। सेकंड, फियर ऑफ यूनिटी ऑफ यूरोपियन कंपनीज अगेंस्ट इंग्लिश। फियर ऑफ यूनिटी ऑफ यूरोपियन कंपनीज अगेंस्ट इंग्लिश। ये दूसरा स्टेप, फियर ऑफ यूनिटी ऑफ यूरोपियन कंपनीज अगेंस्ट इंग्लिश। यहां तक बात समझ में आई? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, आवश्यकता आविष्कार की। तो यहां पे किसका जन्म होगा? किस प्रशासनिक इकाई का जन्म होगा यहां पे? बता दो, पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा आईएएस होगा। सिविल सर्विस। अभी तक कंपनी क्या थी? व्यापारी। अब कंपनी क्या हो गई? शासक। तो उसको एक वर्ग चाहिए, क्लास, जो पॉलिसी बना सके उसके लिए। तो थर्ड स्टेप, सीसीएस, कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, प्रतिज्ञाबद्ध। कॉवेनेंटेड मतलब प्रतिज्ञाबद्ध, कि तुम व्यापार में हिस्सा नहीं लोगे,
covenanted civil servants. Why? Because now EIC became a ruler. इसको वेल एस्टैब्लिश किसने किया? कॉर्नवालिस ने। इसीलिए फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा गया? हम डिस्कस करेंगे आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उसका तीसरा कदम था। समझ में आ रहा है? है? किसी भी शासक को तुम पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। ये तुम्हारे जीवन का भी सूत्र बना लो अपने। क्या फॉर्मूला है ये? पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन। अब तुम पूछते हो सब प्रेम करना गलत है? प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है? प्रेम ही तो करना है, लेकिन भिखमंगे हो गए। शादी कर रहे हो, किसी को उसका घर छुड़वा के अपने घर ला रहे हो, तो कम से कम अच्छा खाना तो दे सको। तुम कह रहे हो नहीं हम सर दिन भर में 25 बार आई लव यू बोल तो देते हैं। आई लव यू से जीवन चलता है? वो तो जैसे खाने में चटनी है वैसे आई लव यू है। तो चटनी ना भी रहे तो भी चल जाएगा, और खाना ना रहे सिर्फ चटनी दिन भर दी जाए। तुम मारते हो अपने आप को, दबाते हो। क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस। लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी। लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। राम भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किया उसका हाल राहुल जी जैसा हो गया। वो अब कर रहे हैं। अगर वो जवानी में कर लिए होते ना तो आज उनको स्ट्रगल नहीं कर, क्योंकि स्ट्रगल आपको जो चीजें सिखाती है। जब तुम घर छोड़ते हो तो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, तुम कंफर्टेबल जोन भी छोड़ देते हो। हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। मरना तो पड़ेगा, ऐसे तो ना बन पाओगे। लेकिन सिर्फ 2 साल। जब 20 साल कट गया तो ये 2 साल नहीं कटेगा। और ये कटना कहां है? सीख तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो। कौन सा तुमको अकेले कमरे में बंद कर दिया गया है? कुछ तो पॉजिटिव जीवन में चल रहा है ना। तो तुम अपने आप को या तो योद्धा समझ लो कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूं, अब बदतमीजी मत करना। कोई सड़क पे गिर गया है, उसको उठा दो, ये इंसानियत है। कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत। तुम उसको सांत्वना दे रहे हो, समझा रहे हो कि तुम टेंशन लो, हम हमारी बात कराओ।
अंधों के साथ रहोगे ना। दुर्योधन क्यों मारा गया? उसकी गाइडेंस दो अंधे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गंधारी। करना सब है। तुम अभी कौन सा 50 साल के हो गए, यहां 50 वाले हिम्मत बांधे हुए हैं। तुम कौन सा, तुम्हारी उम्र चली गई कि अरे हमारे दोस्तों की शादियां हो रही, होने दो, उनकी एक हुई है ना, तुम्हारी 4 होगी। अरे दहेज में टाटा टियागो मिली है, टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमको विज्ञान का नियम नहीं समझ में आता? ये पेट्रोल बनने में 1 दिन लगता है, हजारों हजारों साल से चीजें दबी रही नीचे, रिएक्शन हुआ, हिमालय 1 दिन में बन गया। जितनी बड़ी चीज उतना ज्यादा खतरा और उतना टाइम। अब तुम्हें राजस्थान की अरावली पहाड़ी पे चलना है, वहां कोई खतरा ही नहीं। तुम कह रहे हो एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो तुम मर भी सकते हो, एवलांच, बर्फीला तूफान। तुम कहते हो कोई तावीज पहना दो खतरा ना पड़े, तावीज नहीं है। है ही नहीं। बिना मरे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, त्रिशंकु। राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान है, शरीर स्वर्ग में नहीं गए। कृष्ण को भी मरना पड़ा। तुम नियम को वॉयलेट क्यों करना चाहते हो? सुरजन राव हाड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनोगे। मेडिवल इंडिया में रणथंभौर के राजा थे सुरजन राव हाड़ा। नहीं सुना ना, क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन राणा प्रताप का नाम तो सुना है। फिर और जो मजा लड़ने में है। एक बार एमवे वाले हमको ले गए, हमारे एक दोस्त है एमवे में, तो 15-20 साल पहले वो ले गए, बहुत बहुत बढ़िया है। तो स्क्रीन लगाते थे बड़ी वाली, तो बताया कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना, आप 5 साल काम कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने उनसे कहा कि यार ये हमारी जगह नहीं है, क्योंकि हमको तो जीवन भर खुराफात करना है, हमारा तो सेट है। अरे नहीं बैठो यार बैठो। तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा मकान दिखाया, बोला ये किसको चाहिए, तो सबने हाथ उठाया। अरे हमने कहा क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो यार, कौन मकान बना करेगा। क्रूज दिखाया, उन्होंने कहा कि ये किसको चाहिए, फिर सबने हाथ उठाया। फिर दिखाया बड़ा सारा पैसा बिखरा हुआ, फिर उन्होंने आप पूछा ये किसको चाहिए, फिर मैंने हाथ उठाया भैया हमको चाहिए। मोदी जी पागल है, इतना मेहनत किए, वो भी हम ज्वाइन कर लेते। वो भी हम ज्वाइन कर लेते, 5 साल बाद 10 लाख रुपए महीना आता, पड़े रहते। एमवे ज्वाइन करना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्वाइन करना कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, ये बुरा है। कोई काम करना बुरा नहीं है। देखो क्लाइव, इसीलिए ब्रिटेन का इतिहास क्या, आज तुम स्टेटमेंट्स पढ़ना बीएल ग्रोवर में क्लाइव के बारे में। आज तुम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ना बीएल ग्रोवर में इसके बारे में। सिंगल हैंडेडली एम्पायर बना रहा, सिंगल हैंडेडली। सोचो उस 1750s में क्या विजन रहा होगा उस आदमी का। ये सोचना ही बड़ी बात रही होगी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा करना है, और सूत्र है उसके पास, फॉर्मूला, और कर लिया उन लोगों ने 1857 तक। ठीक, कल यहीं से शुरू करेंगे।
कल आओ और ये वाली किताब ले लो, इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, एपीजे कलाम। अच्छी इंग्लिश में है, सॉफ्ट इंग्लिश में है। जय हिंद, जय हिंद। खुश रहो। वाजपेयी साहब आइए।